विश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान देगा। अगर मान लीजिए इसमें आपका अच्छा नहीं कर पाते तो आपके सिलेक्शन में होने की प्रायिकता घट जाती है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 30 पेपर आपके हैं, 2 पेपर आपके कॉमन हिंदी है, यस, कुल मिलाकर के आपके मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, जिसमें आपका जो हिंदी होता है और जो आपका इससे होता है वो 150 नंबर का होता है, एक 150 मार्क्स, मतलब कुल मिला के 300 मार्क्स के वो 2 पेपर होते हैं। बाकी जो आपके ये 6 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एंड फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर, ये आपके 200 मार्क्स टोटल आपका हो जाता है 1500 नंबर का ये हो जाता है प्लस 100 नंबर के आपके इंटरव्यू। सारी चीज़ें बताई दी गई होगी। अगर नहीं बताई गई है तो मैं पहले अपनी क्लास में सारी इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले आप नाम अपने सलोनी बता दिया क्या कर रहे हो? अभी हम बस बात आप लोगों को तो पुरानी नहीं फिर भी परिचय दे रहे हैं। नीतू यादव मनीषा सची से क्या कर रहे हैं? एडीसी से एमएल पास किया किस स्टूडेंट से? से मेरा नाम मानसी से क्या सब क्या कर रही है? से मैं बीएससी कर रही हूँ कहाँ से? बीसीए संघराज कहाँ से है? समझती हूँ और एडीसी से बीएससी करना चलिए सी तो जो सी कर रही है ये जो भी मतलब इस साल जो है आपने ड्राफ्ट किया क्या कर रही हैं आप? कहाँ से? ये कर चुकी हूँ आप? क्या क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? संदीप यादव सर क्या कर रहे हैं आप इस ये समय? फार्म हो गया सर हैं? ये फार्म हो ये फाइनल हो गया तो पीजी में एडमिशन लिया है मैं तो नहीं सर साकेत से उनको बी फार्म किए हैं हो सकता है साकेत से क्या करो? साकेत से हिंदी से एमबी अच्छा, मतलब एडमिशन नहीं लिया है। क्या हो सर तो एडमिशन नहीं लिया है। नहीं अखिलेश कुमार क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हो इस समय? ये फाइनल हो जाता है। फाइनल मतलब एडमिशन नहीं लिया कहीं? नहीं ये पूरा ले जाते तो ये साल ड्राफ्ट किया। चलिए, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, जी सर। पिछले बार भी आप भी पुराने हो, तो कुल मिलाकर के इसमें 6-7 पुराने भी हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आप लोगों की जो है काफ़ी कम है, चाहे ये परीक्षा का असर हो या ठंडी का असर हो, जो भी हो, क्योंकि शुरू में कोई चीज़ जब तैयारी करने के लिए पीएससी में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा टेम्परामेंट हाई होता है। कहने का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि नहीं अच्छी तरह से हम इस चीज़ को अचीव कर लें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसके बाद हमारा जो क्या होता है, जो मनोबल है या जो डिवोटेड है, हम जो समर्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, उससे हम लोग क्या होने लगते हैं, भटकने। क्योंकि ये यूपीएससी या यूपीसीएस का एग्जाम जो है ये आपके डिवोशन को मांगता है, डिवोटेड कि आप उसके प्रति समर्पित हो और टाइम टेकिंग है। क्योंकि एक साल एक परीक्षा तो फाइनल होने में लग जाता है, साल से ऊपर लग जाता है, तो आपको इतना पेशेंस बनाने के लिए इन चीज़ों के आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका प्लीज नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपके 2 साल चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा यदि नहीं क्लियर होगा तो हमारा टेम्परामेंट टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, हम हतोत्साहित हो जाएंगे। 2 बार 4 बार जब हम अपेयर करेंगे एग्जाम को और मेरा प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउन स्लो मोशन में आ जाएगी। आप ही का नहीं, एक ह्यूमन बीइंग होता है किसी भी स्टूडेंट का, सबके साथ। तो इसलिए अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है।
क्योंकि जो लोग सफल हो रहे हैं वो हमारे आप जैसे ही हैं, हमारे आपके बीच से हो रहे हैं। बस क्या है, हमें आपके बीच से है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। असफलता कितनी बार भी हो, असफलता और सफलता में केवल आ का अंतर होता है। आ हट जाता है तो वो सफलता में बदल जाता है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है कि एक पतली सी जो लकीर होती है उस लकीर को क्या कर देना है, मिटा देना है। हमें उस लकीर पे नहीं चलना है। हमें किसी भी टॉपिक को जो यहाँ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन क्लास होती है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का जो है कभी भी स्थान ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती। कारण ये है कि जिस प्रकार से आपको यहाँ चीजें क्लास में बताई जा रही है, डिस्कशन किया जा रहा है, ऑनलाइन तो चीजें संभव नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ आप बाई टू फेस क्या कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो रही है तो अपनी जिज्ञासा को आप शांत भी कर पा रहे हैं तो पूछ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो PDF बना के डाले जाते हैं उसमें तो क्या वो बना बनाया फॉर्मेट किताबों को भी दिया गया है, उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, भाई वहीं से पढ़ कर देख लेते। ये विद्यालय की संस्था जो स्थापित की गई, इन सारी चीज़ों को जो इतने संदेश किए जा रहे हैं टीचरों के लिए, क्यों जरूरत थी, नहीं था। बना करके नाम नहीं डाल दिया जाता, सारी चीज़ें बचती, न विद्यालय की बिल्डिंग की जरूरत थी, न अध्यापकों की जरूरत थी, और गवर्नमेंट का खर्चा भी बचता। लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकती हैं। वो क्या हो सकते हैं, पूरक के रूप में। ठीक है, आपके पास वो चीज़ें नहीं उपलब्ध है तो उस पर हम जुड़ करके सहायता ले सकते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि हम टेक्स्ट बुक ना पढ़ें, ये ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो पहली क्लास में तो मैं पिछले साल भी जोड़ दिया, अभी जोड़ दे रहा हूँ, आपको टेक्स्ट बुक अपनी जो पढ़ाए जा रहे उस पर ध्यान देना होगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया दोनों में बहुत अंतर होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया का स्थान कभी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखा चैट GPT पे, गूगल पे बहुत सारे आंसर आपको उपलब्ध हो जाएंगे ना, लेकिन हमारा उससे काम नहीं चलेगा, हमारा काम उससे नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे जब ब्रेन का विस्तार नहीं होगा, सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, आयोग भी क्या कर रहा है, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब प्रयोगात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपके टॉपिक से हटाकर क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको जज करना चाह रहा है कि आप विषय वस्तु की समझ है या नहीं है। अगर विषय वस्तु की समझ होगी, आंसर आपका वहीं से निकल आएगा। आंसर कहां से आएगा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर यहीं से आएगा। जो मैं डिस्कस करूंगा आंसर आपके वहीं से आएगा, कोई बात से नहीं आएगा। बस ये मेरा कैनवास होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, उसकी थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का। जब तक इन सारी चीजों को हम पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम आंसर को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। और ये मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। प्री की बात अलग होती है कि मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन में चाहे आप UPSC का आंसर लिखोगे, चाहे PCS का आंसर, सिलेबस लगभग आपका मिलता जुलता है। और यहाँ तक कि इथिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो UPSC में नहीं है, आपके UPSC में मेंशन कर दिए गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस बिंदु से, किस टॉपिक पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, ये चीज मुझे ध्यान देना है। और इसी चीज को हमें डेवलप करना है। इसी चीज को हम यहाँ आपके साथ चर्चा परिचर्चा में, और क्वेश्चन लिखाएंगे भी आपको उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट आपके आयोग आपसे क्वेश्चन पूछे। तो आप ये जानते हैं कि आपसे प्रश्न परीक्षा में कितने शब्दों की लिमिट में पूछता है? पिछले साल भी मैंने बताया था 150 इसका मतलब आप लोगों ने आंसर जो है नहीं देखा। आपके 125 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे क्योंकि पेपर हम यूपी का शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ बताना जरूरी है
क्योंकि हम उसी परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसी पेपर की बात कर रहे हैं जिस पेपर को हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरा जोर ये रहता है कि मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपके अंदर ये चीज डेवलपमेंट कर दूं कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर देने की स्थिति में आप रहें। हमारे यहाँ लेक्चर का जितना महत्व होगा उतना लिखाने का महत्व नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जितना मैं इन चीजों को आपको बताऊंगा उतना ही आपका ब्रेन क्या होगा, खुलेगा, और खुलेगा आप उतनी ही चीजों को क्या करोगे, संग्रहित करोगे। और जो आपके पास जो खाका बना हुआ है, अगर फ्रेम बनाया गया है तो उसमें कोई भी ढाल सकता है। जैसे पिलर है, पिलर को सांचा में रख दिया गया तो गिट्टी तो कोई डाल के ढाल देगा, जो नहीं जानता वो भी डाल देगा। तो मेरा काम क्या है, सांचे को बनाना, और आपको क्या करना है, उस फ्रेमिंग को बनाना, उस फ्रेमिंग को बनाना सीखिए। बात समझ रहे हैं? और ये केवल आपको यूपी स्कूल में काम नहीं आएगा, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा, सेकंड पेपर में भी काम आएगा, हर पेपर में ये रणनीति आपकी काम आएगी। इसलिए हमें ये सीखना है, ये इन स्किल को डेवलप करना है कि मेरे अंदर वो चीजें डेवलप हो सके। आज नहीं हो रहा है, शुरू में हो सकता, शुरू नहीं होगा, मैं जानता हूँ। आप 10, 20, 30, 40, 50 बार करोगे तब जाकर के डेवलप कर पाओगे। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन को आप ये नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन मेरा सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, निराश नहीं होना है। आप लिखिए, जो भी पर लिखते रहिए, 1 पेन 2 पेन लिखते रहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको समझे, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप बेहतर आंसर लिखना खुद करो। कारण क्या होता है कि आप खुद ही लिखने के बाद पढ़िए उस क्वेश्चन को। जब 10-20 क्वेश्चन आप लिखोगे तो आपकी जो ब्रेन का एक्सटेंशन है वो खुलेगा, और आप ये समझोगे कि ये चीज़ हटा देना चाहिए। अगर ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आई विल तो एग्जाम प्रिपरेशन चलेगा। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं मैं अपने क्वेश्चन को लैग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं, क्लास में नहीं, बात कर लीजिए। जैसे क्या है कि क्लास में डिस्कशन सभी लोग बहुत करने लगोगे तो मेन टॉपिक छूट जाएगा। तो उतना हम क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 मिनट मुझसे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से इसको सुधार कर लीजिए। बस 2, 4, 5 दिन आप करने के बाद लाइन पकड़ लोगे। लेकिन ये नहीं कि आप गूगल और जो है केवल चैट जीपीटी को देख करके नकल करके, अगर ये चीज़ आप करके लाओगे तो आप कभी भी ये मान लीजिएगा आंसर आप अच्छे आंसर नहीं है, आपके होने की प्रायिकता मान लीजिए, आपके सिलेक्शन की प्रायिकता आप खुद डेवलप कर लोगे। किसी भी प्रकार का फॉर्मेट होगा आप वहां परीक्षा हॉल में लिख के आओगे। तो हमें क्या करना है कि कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, हमें क्या करके आना है, लिख के आना है। और मैंने आपको पिछली साल भी बताया था कि डायग्राम जो आप बनाओगे वो जरूर, आप भले 20 शब्द लिखिए, 10 शब्द लिखिए, लेकिन उस डायग्राम को आप जरूर, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे को इस विषय के, इस प्रश्न में अच्छी समझ है। अगर समझ नहीं होगा तो इस डायग्राम को बना, और समझ है तभी इसका मतलब अगर वो सिनॉप्सिस बना दे रहा, फॉर्मेट बना दे रहा क्वेश्चन में कि मुझे मेंशन क्या करना है, क्वेश्चन में लिखना क्या है, अगर इस चीज को बना दिया तो इसका मतलब लड़का जान रहा है। हो सकता है कि समय के अभाव में उसने अपनी शब्द संख्या को कम कर दिया, तो उस पर आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आप पाओगे। क्या करोगे, मैक्सिमम मार्क्स आप पाओगे। 10 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 नंबर केवल डायग्राम से 4 नंबर 5 नंबर के आसपास पा जाओगे। तो इतना अंतर होता है। और हमेशा मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखे। किस फॉर्मेट में लिखे, पैसेज फॉर्मेट। पिछली बार भी मैंने इस पर जोर दिया था और मैं वैसा लिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं लिखाऊंगा, मैं उसी फॉर्मेट में लिखाऊंगा। इसलिए लिखाऊंगा कि जिससे आपकी दिशा दशा सुधर सके, आपकी दिशा दशा सुधर सके। क्योंकि बीए में क्या होता है, एमए में क्या होता है, उस स्तर की पढ़ाई जो क्वेश्चन के ट्रेन का है। वहां तो क्या होता है, रटा रटाया समझा सपाट आंसर लिखना होता है, वो आपके साथ ही सबके साथ। तो आइए हम टॉपिक पे शुरू करते हैं। अगर किसी की जिज्ञासा, किसी चीज को पूछना हो तो पूछ ही देता हूँ, टॉपिक की तरफ बढ़े। किसी भी बिंदु पे अगर आपको ये लगे कि और जानना चाह रहे हैं
तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, तब उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें। जिज्ञासा हो कि मुझे इसके विषय में जानना हो तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि आप पहली क्लास है, तो जब तक आपका हमारा जुड़ाव नहीं होगा तब तक आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। नहीं पूछना है किसी को, आगे बढ़ें। अपना आप लोग टॉपिक डालिए आज का, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। और लिखने में एक हमेशा आप लोग ये मान के चलिए कि हमें उसी स्तर पे लिखना है, दोनों तरफ हाशिए को लिखा और इधर छोड़ के लिखने की आदत। और ये रूलदार टॉपिक ना लिखे, जैसे उनका है सादा पेज, उस पर यदि आप लोग लिखें तो जारी रहता है। उससे क्या होगा कि आपकी लिखने की कोई लाइनें हैं वो सीधी फॉर्मेट में होगी, और जिससे आपको जब लिखेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। अभी यहाँ लिखेंगे धीरे धीरे आपकी आदत, इसलिए आप उसको खींचिए नहीं, ये खींचने क्या होगा, आप उतना स्पेस बनाइए, थोड़ा इधर होगा, उसके बाद आप तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को आपकी छोटी छोटी कमियां जो है आप क्या करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये छोटी छोटी कमियां आपको परीक्षा में क्या होता है कि ध्यान देना। और आप तो ये कहेंगे कि सर मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन आपने उस फार्मर को कैसा दिया है, मैं तो दे नहीं रहा हूँ। कहेंगे सर आपने जैसा बताया था हूँ मैंने वैसा लिखा। अरे मैं कैसे मानूं कि आपने लिखा तो नंबर कैसे मिलेगा। तो ये चीजें जो है आप इस फॉर्मेट में करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य लिखा, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, कामा लगा रहे, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। भौतिक संसाधनों का, अब जो आपका टॉपिक ये आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है, इस टॉपिक से आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपके टॉपिक का नाम क्या है, बजट और स्थापना, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधन, रिसोर्सेज। और बुनियादी मतलब आधारभूत कहिए चाहे बुनियादी कहिए, इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे हमें क्या आभास होता है, कुछ अपनी जिज्ञासा हो तो बताएं, नहीं तो हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए बुनियादी ढांचा में आप इसको मत लाइए, इसमें डिफाइन करना है। हाँ, जैसे इसको हम स्कूल, ये सारी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, आप सही जा रहे हैं, लेकिन वो शब्दावली प्रयोग ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जानकारी का अच्छा लेवल नहीं माना जाएगा, और आपको जो कहना चाहिए अपनी बातों को आप सही से कह नहीं पाए। उसका एक एस्पेक्ट हो, जो आप कह रहे हैं उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, इन चीज़ों में मैं थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए बजट का मतलब सीधी सी बात है कि हमारी आय, सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें, फिर हम इकोनॉमिक भाषा में भी आपको डिफाइन करेंगे। पहली चीज ये है कि हमारी आय कितनी, मान लीजिए आपकी आय 100 रुपये, आपका जो है क्या हुआ, इनकम 100 रुपीज, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब व्यय भी मान लीजिए आपका 110 रुपये, व्यय आपका कितना हुआ
110 रुपये। तो आपका क्या होगा घाटा। सामान्य रूप में आपने क्या किया कि 10 रुपये का आपको लॉस हुआ, घाटा हुआ। इसका मतलब हमारा बजट क्या था, घाटे में जा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, आप इसको ये कह सकते हैं बजट के रूप में राजस्व, आय और राजस्व व्यय। देखिए बहुत सामान्य भाषा में आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब बजट की भाषा में जब आप आ जाओगे, इकोनॉमिक शब्दावली में आप आ जाओगे, तो बजट किस कहाँ का बजट, राज्य का बजट, देश का बजट। हर प्रदेश का भी बजट क्या होता है, अगले महीने आपके लास्ट में बजट क्या किए जाएंगे, 2026 और 27 के बजट प्रस्तुत किए जाएंगे, और केंद्र के बजट के बाद फिर राज्यों का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो सामान्य भाषा में आप ये समझे बजट का मतलब कि आय और व्यय का विवरण। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा कि राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है। तो राजकोषीय घाटा जैसे आपने सुना होगा FRBM आएगा, राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय बजट प्रबंधन अधिनियम। आपके अर्थव्यवस्था में जो पढ़ाया जा रहा होगा, पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो आगे जो पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। तो ये चीजें आपको वहाँ डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम भी उसमें थोड़ा सा प्रभाव आपके थोड़ा सा जो है डिफाइन करेंगे कि है क्या, क्योंकि उस टॉपिक से हम चल रहे हैं। तो बजट क्या है कि आज बजट के आंकड़े जो पुराने बजट 25 और 26 के हैं, वो बजट हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बजट पूछा जाएगा अगले महीने। आपका क्या होगा कि बजट आएगा और जो पेपर भी आपके जो रिजल्ट में PCS में परीक्षा का पेपर भी होगा, उसके पहले बजट आ जाएगा, और पेपर भी क्या जाएगा मार्च या अप्रैल में जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि नवीनतम आंकड़ों पे क्वेश्चन क्या करेंगे, पूछे जाएंगे हमसे। तो हमें उस आधार पे देखना होगा कि उस बजट में क्या किया गया। अब बजट में क्या क्या चीजें की जाएगी, बजट में क्या किया जाएगा, महिला विकास पे क्या किया गया, बाल विकास पे क्या किया गया, निवेश क्षेत्र में क्या किया गया, सेवा क्षेत्र में क्या किया गया, मनरेगा में कितनी चीजों को लिए किया गया है ना, सेज के लिए कितना किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के लिए क्या गया, एक जिला एक उत्पाद के लिए क्या किया गया, कौशल विकास योजना के लिए क्या किया जा रहा है। ये सारी चीजों पे आपको उसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो उन सारी चीजों पे हमें क्या करना होगा कि एक एक करके डिस्कस करना होगा, ज्यादा नहीं, बस मुश्किल से 2-2 चर्चा नहीं, क्योंकि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे कि 2026 या 27 के बजट के उत्तर प्रदेश के संदर्भ मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करें। अब बताइए मुख्य प्रावधानों का उल्लेख की बात कर रहा है, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि जो योजनाएं उन्होंने जिस सेक्टर में किया है, हमें उसको क्या करना है, बहुत ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त में हमें क्या करना है, उसको दिखाना। हमें क्या करना है, उसको डायग्राम में बना करके क्या करिए, हर सेक्टर को दिखा दीजिए और उसको 15-15 शब्दों में आप उसको डिफाइन कर दीजिए, लिख दीजिए। बात समझ आ रही है? तो इससे ये होगा कि हमने डायग्राम में तो चीजों का क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है, और उसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ यार, छोटे छोटे उसमें सब एक लाइन डेढ़ लाइन में मैंने उस चीज को डिफाइन कर दिया है। आपसे इतना ही पूछा ही जा रहा है, क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 200 में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है, और पता चल रहा है कि आप उससे 125 शब्द का क्वेश्चन पूछ रहा है, 115 पे आप एंड कर सकते हो, 140 पे एंड कर सकते हो, 10-15 शब्द का मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पता चल रहा है 125 का पूछा जा रहा है, आप 200 लिख रहे हो। इसका ब्यूड बैड इंप्रेशन, इसका क्या होता है कि गलत प्रभाव। पता चल रहा है कि पता चल रहा है कि आपसे 200 शब्द के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप 180 पे इंक्लूड कर दो, 210 पे कर दो, कोई प्रभाव। अच्छा आंसर, अच्छा नंबर पाओगे। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, अपने धैर्य को बनाइए और उन चीजों को क्या करिए, कंप्रेस करिए, और कंप्रेस करके कंसाइज करिए और उसको आंसर को देने का प्रयास करिए। ये एक ना एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि आप बेहतर से बेहतर इन्फॉर्म करना शुरू कर दोगे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, अभी बताऊंगा भी कि कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। पिछले तो आप लोगों ने देखा भी है कि कैसे हम बता रहे हैं, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो भी बताएंगे आपको, और लिखाएंगे एक लाइन डेढ़ लाइन में। मैं थोड़ा स्पीच इसलिए ज़्यादा लेता हूँ
40-50 शब्द का कि पता चले कि मान लीजिए कि हम अगर उतना स्पेस ज़्यादा नहीं कराएंगे तो आपको याद ही ना हो, तो पता चलेगा आपके पास शब्द कोशिश शब्द ही नहीं रहेंगे, तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो इसलिए तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कुछ ना कुछ आंसर बढ़ा के लिखाना पड़ेगा, और उसका मैं साथ बाद में भी अभी बाद में बताता भी हूँ कि आप इन चीज़ों को मेंशन करके ऐसे आंसर दे दीजिए। अभी मैं कराऊंगा कि वो भी बताऊंगा कैसे करना है, तो इन चीज़ों पे किया जाएगा। अब आप आता है सेक्टर, ये तो हो गया आपके सामान्य बजट पे। अब सेक्टर जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा? प्राथमिक सेक्टर में ये सारे आपके टॉपिक में यहाँ भी मेंशन है और आपके इकोनॉमिक्स में भी मेंशन है। दोनों सेम टॉपिक क्या करना है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी और साइंस से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारी चीजों का हम उल्लेख करते हैं। मैं तो ब्रीफ में बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ऑलरेडी पढ़ते भी आए होंगे। और द्वितीय क्षेत्र में आपका जो होता है सेकेंड, उसमें आपका इंडस्ट्री उद्योग आता है, और आपका तीसरा सेक्टर जो होता है सेवा सर्विस। इसमें क्या क्या आता है, अरे भाई सर्विस क्षेत्र में सर्विस मतलब नौकरी पेशा जो होगा, परिवहन होगा, रेलवे होगा, बीमा होगा, ये सारे सेक्टर आएंगे, रियल एस्टेट होगा, ये सारी चीजें क्या है, सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। ये सारी चीजें क्या सेवा क्षेत्र है। अब आप ये मुझे जानना चाहिए कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र का आपके जो है GSBFW या जैसे कहते हैं GDP है ना, ग्रास वैल्यू एडेड, और फिर कहते हैं कि ग्रास डोमेस्टिक ग्रास डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद या स्टेट सकल घरेलू उत्पाद। तो आपकी GDP में जैसे GDP भी आपने इकोनॉमिक चर्चा की गई होगी, GDP या GNP ये सब पे चर्चा किया गया होगा आपके। तो यहाँ मैं तो केवल ब्रीफ में हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना योगदान है, आपके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके राज्य की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि टॉपिक क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था। तो जो आपका नवीनतम बजट मतलब 25 और 26 के बजट में जो आपने प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें किसी क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र का कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी क्षेत्र आते हैं आपके प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर में। तो उसका योगदान कितना है, कोई बताएगा? बताइए, अगर किसी को जानकारी हो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे। आपका 24% मतलब 24%। आपका जो सेकेंडरी क्षेत्र है, उद्योग जिसे आप कह रहे हो, उसमें आपका कितना है 30%, 30%। दोनों सेक्टर मिलाकर कितने हो गए 54। अब आपको सर्विस क्षेत्र का नहीं पता है, सेवा क्षेत्र का नहीं पता, 100 से क्या कर दो, माइनस कर दो, इसका मतलब 46%। आपको दो याद है, तीसरे काम का रटने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है। ट्रिक को पकड़िए, रटिए, ट्रिक को आपने पकड़ लिया, हमेशा आप आंसर लिखने के लिए या प्री की परीक्षा में भी आपको बहुत काम आएगा। ट्रिक को पकड़े, रटे, और जब आप रटोगे तो चीजें बोलेंगे। इसलिए रटने की परंपरा को मत रखिए, समझने की परंपरा को विकसित करिए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप एक बेहतर रूप में चीजों को समझ पाओगे। और ये आपके हर परीक्षा में, कोई परीक्षा आप दोगे, किसी परीक्षा में अपेयर होगे, हर परीक्षा में ये आपके काम, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप PCC परीक्षा दे रहे हो सकता है कोई SSC का भी पेपर इसमें दे रहा हो, UPSC का भी दे रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसी तैयारी कर लो कि किसी भी प्रकार की परीक्षा हो तो हर परीक्षा में आप अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ कर सको। तो हमें ये डेवलप करना है।
तो ये कुछ आपके जो है एक हल्का ब्रीफ में मैंने जो बताया, अगर और कुछ कहीं दिक्कत आपको लग रही हो जितना मैंने बताया, इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो, कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ कि स्पीड और स्लो करें या और तेज करें। अगर ऐसी भी स्थिति होगी तो आप लोग कहीं बताइएगा कि नहीं सर और स्लो चलें। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना जितना मैंने बताया समझ में आ रही चीजें, यस सर, बेहतर रूप से आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम लोग कर रहे थे, क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी लोगों ने चर्चा नहीं की आपसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा आप बोलते हैं हिंदी में, या बुनियादी ढांचा। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें देखिए आपके जो 5-6 चीजों को आपको याद होना चाहिए, 4-5 चीजें। ऐसे मान लीजिए कि आपको 10 पॉइंट है, आपका 5-6 पॉइंट भी याद है तब भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 जितना मैं लिखा रहा हूं उतना आपको याद ही। उसमें जैसे मान लीजिए मैंने 8 को किया, आप 5 ही लिखा दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं याद आ रहा तो मैं डायग्राम भी ना बनाऊं, नो डाउट आप बनाएं। और ये टेंशन मत ले कि मुझे नहीं आ रहा, 100 सर ने बताया था इतना तो मैं 100 का 100 करूं, नो डाउट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना डायग्राम बनाएं और आंसर को लिखें। कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन मत दें, नहीं आती हुई चीजें क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी और आपका एग्जाम लॉक हो जाएगा, चाहे प्री का होगा हो चाहे मेंस का। जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का, यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए। बहुत लोग क्या होता है, बच्चों का नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, और डाउन हो जाते हैं, और एक फोबिया जो एक ज्ञान का होता है, वो जानती हुई चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे, जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर बैठ गया, उनके अंदर डर है मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो वास्तव में आपका ब्रेन इस चीज को, आपके अंदर आत्मा इस चीज को स्वीकार कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जवाब दे रहा है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। और अगर आपके अंदर क्षमता नहीं आई तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आप डर के कोई काम करोगे तो चीजें क्या होगी, कभी भी आप उसे अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपने ये मान लिया कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, चाहे जैसा होगा अच्छा होगा, बहुत होगा क्या होगा, नहीं होगा यही तो होगा, तो टेंशन किस चीज, तनाव क्यों? अच्छी तरह से आप करिए ना। किसी भी प्रकार का पेपर, मान लीजिए पेपर गड़बड़ होगा, दूसरा पेपर कर, नो डाउट बहुत अच्छा होगा, गड़बड़ भी हुआ तब भी कहो बहुत अच्छा हुआ है, फिर तुम्हें दोस्तों से भी कहो बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जिससे आपका टेम्परामेंट क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, बढ़ा हो। नहीं आप घर आओगे तो उसी पेपर को लेकर क्या करोगे, अगला पेपर भी परफॉर्मेंस क्या कर दोगे, तो भी चला जाएगा, तनाव में रहोगे, अनिद्रा होगी, भूख नहीं लगेगी, बेचैनी रहेगी, अगला पेपर तैयार नहीं कर पाओगे, और वहां जाकर के क्या हो जाए, कलम चलेगी नहीं। ऐसी सिचुएशन होती है, हम इस बात सुनते होंगे बच्चों में। तो इन चीजों को क्या करना है, डर को निकाल देना। अगर आप नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर रहा है तो भगवान ने उसको 2-4 हाथें नहीं दिया, यही दिया है जो आपको दिया है। लेकिन उसने क्या कर लिया, इन चीजों पे विजय पा लिया है, और आप अभी उस क्षेत्र से उससे आगे नहीं निकल पाए हो, अपने आप को नहीं निकाल पाए हो, इसीलिए आप ब्लॉक हो गए। आपने देखा होगा बहुत कम जानकारी वाला और बहुत अच्छी तरह से आंसर लिखता है, बहुत कम उसका कॉन्फिडेंस, बहुत कम जानकारी लेवल है, उसका ज्ञान बहुत कम है, फिर भी वो सिलेक्शन आ गया। ऐसे ऐसे बच्चे, लेकिन नहीं, उसका लिखने का, एक्सप्रेस करने का अंदाज बहुत अच्छा है। आप 60% सिलेबस कवर कर लोगे, 100 की जरूरत नहीं है। 60 पे आपकी 60-70 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कर लो। यही चीज तो हमें पकड़ना है, इसी पे तो हमें ध्यान देना है। हमारा मोटिव कहाँ हो, जैसे आपने देखा कि ज्वार भाटा आता है, ज्वार में क्या होता है, पानी चढ़ता है, भाटा के समय क्या होता है, डाउन होता है, उसी समय क्या करना है, मोती को क्या करना है, निकाल लेना। गीले जवाहरात जो आ रहे हैं
मेन जो मिनरल खनिज जो आ रहे हैं, हमें क्या करना है, उसी को खींच लेना है। बाकी चढ़ने दो हमसे क्या मतलब है, कोई मतलब है? हमारी जो काम की चीजें हैं हमने उसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। दृष्टि कैसे होनी चाहिए, यही दृष्टि होनी चाहिए, यही दृष्टि हमारी एग्जाम की होनी चाहिए। हमें क्या करना है, उसी सेंट्रल आइडिया को पकड़ना है, उसी मूल थीम को पकड़ना है, जिससे मेरा आंसर कंप्लीट हो। बाकी किताबों में कितनी गाथाएं लिखी हैं कोई मतलब नहीं, हमें केवल काम की चीजों से मतलब है जो मेरा सिलेक्शन करा सके। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा सोर्सों पे मत चाहिए, एक को पढ़िए 10 बार, बहुत किताबों को मत पढ़िए, अपने सोर्स को एक नहीं 18 में घूमते रहोगे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा, और ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, ना आप बोल पाओगे, ना आप लिख पाओगे। कारण क्या होता है, राइटर के अपने लिखने का क्या होता है, विचार, सबके विचार एक से मिल नहीं सकते। इसलिए एक तो आधार में अच्छी चीजों को बनाए, किस मैटर को मुझे पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, इसका भी चुनाव बहुत जरूरी है हमारी परीक्षा में सफल होने के लिए। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि जो लड़का दिल्ली है उसको सिलेक्शन पा जाएगा, आप नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें वो वहां पढ़ रहा है वही चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो चीजें वो वहां पढ़ रहा है वही चीजें आप यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो आप कैसे मानते हो कि हम उससे कम है? क्यों मान रहे हो? ये मानो कि हम उनको फाइट कर सकते हैं, ये मानो कि मैं भी सिलेक्शन क्या कर सकता हूँ, पा सकता हूँ, इस चीज को मानो। और आपको तो पूरा पहले टाइम दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसका आप लोग सदुपयोग करो, उसका फायदा उठाओ। और ये चीजें क्या है कि धीरे धीरे करते करते एक स्थिति आ जाएगी, क्या एक दिन सफल हो जाओ, और सफल होने के बाद फिर आप लोग अरे नहीं वो चीजें जो है सर जो बताते थे क्लास में, आज मैं शायद उसी को जो है अपने जीवन में उतारा और आज मैं इस स्थान पे खड़ा। उस समय इस चीज को आप याद करोगे, क्योंकि उस समय तक आपकी मैच्योरिटी लेवल और बेहतर फॉर्म में पहुंच चुकी होगी आज से, आज के लेवल से काफी बेहतर स्थिति में आप पहुंच चुके हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी क्या चीजें हैं, आपका परिवहन है। अब परिवहन में क्या है, सड़क है, रेल है, हवाई, ये तीन परिवहन, जल परिवहन है। तो इन चीजों पे आ गया। दूसरा क्या हो गया, ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर आ गया। एनर्जी में क्या हुआ, थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्मल तापीय ऊर्जा जो कोयले या हीट से बनाया जाता है, हाइडल एनर्जी जो जल को बांध बना करके बनाया जाता है, टरबाइन लगाई जाती है, ऊपर से पानी गिराया जाता है और उससे क्या होता है, विद्युत बनता है। फिर आपका क्या हो रहा है, विंड एनर्जी, आपका जो है पवन ऊर्जा, अब पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। हवा जहां देखिए आप रेगिस्तान या ऐसी सारी चीजें, वहां बड़ी बड़ी क्या होती है, पवन चक्कियां लगाई जाती है। पवन चक्कियों से क्या हो रहा है, वो बिजली उत्पादित हो रही है। फिर आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेटें लगाई जा रही है ना। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीज। अब रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, बिल्कुल आपसे जारी बताइए, आपने ठीक बताया, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पूरी है, उसको देखिए। ये जो थर्मल एनर्जी है ये हमारी खत्म हो गई है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इसके क्या है, भंडार है। ये भंडार एक दिन बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है, रिसोर्सेज, संसाधन है। लेकिन जो आपका जो हाइडल एनर्जी है, जल ऊर्जा, आपका जो सौर ऊर्जा है, आपकी जो विंड एनर्जी है, ये सारी चीज क्या है, ये आप यूज करोगे, लेकिन ये रिसोर्सेज जो संसाधन है खत्म नहीं होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, नवीकरणीय ऊर्जा कहा गया, रिन्यूएबल एनर्जी कहा गया। तो कहने का मतलब क्या, ये हमारी पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी क्या है,
नुकसानदेह भी नहीं है। भाई सौर एनर्जी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन एनर्जी जो है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होगी नहीं, ये होगी नहीं होगी। तो ये हमारी पर्यावरण के लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। पर्यावरण के लिए क्या होगा। अब ये दो क्षेत्र हो गया आपका, आपका होगा परिवहन हो गया, आपका एनर्जी क्षेत्र हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया। अब तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है आईटी सेक्टर, है ना, जैसे आप इंटरनेट, मोबाइल, संचार साधन, ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद आपका कृषि क्षेत्र, जो परिवहन होगा, जो व्यवस्थाएं होगी। तो कहने का मतलब कुछ मूलभूत ये आधार होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जो हमारे आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं उद्योग लगाना, तो उद्योग लगाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसके पहले कच्चा माल के पहले भी तो चाहिए ना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड के बाद क्या चाहिए, लैंड के बाद वहां कुछ भवन बनना चाहिए, कुछ होगा, बिल्डिंग बनेगी ना कुछ। तो उसके लिए क्या हो गया, ईंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, मोरन चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। अब ये चीजें हो गई। फिर क्या होगा, आपके लिए लेबर चाहिए, लेबर भी मिल गए। आपको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पूंजी की व्यवस्था हो गई। अब क्या हो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विद्युत चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, आर्थिक वातावरण चाहिए, आर्थिक वातावरण चाहिए। फिर क्या चाहिए, सरकार की सुरक्षा चाहिए, नियम कानून व्यवस्था ठीक से हो। नहीं क्या कर रहा है, कंपनी आपने गया कहा गुंडा टाइप दो, क्या कर रहा है, वसूली हो रही है, पैसे दो। अब मान लीजिए कि आपने इस सेक्टर पे बनाया, यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ बना रहे हो। अब ये देखा जाएगा कि रॉ मटेरियल मुझे कहाँ मिल रहा है। अब ये देखा जाएगा कि रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से आएगा, कृषि क्षेत्र से आएगा। कच्चा माल कहाँ से आएगा, वहां से आएगा। फिर दूसरी चीज ये देखा जाएगा, परिवहन वाला मतलब जो यातायात संसाधन होगा, ये देखा जाएगा कि इसका खर्चा कितना आ रहा है। अगर श्रम से ज्यादा यातायात पे खर्चा आ रहा तो उद्योग क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कि जितना हमारी श्रम पे खर्च हो रहा है उससे ज्यादा क्या हो रहा है, परिवहन पे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे हो रहा है। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के स्थान पे इसका संकेंद्रण कर दे तो हमारा क्या होगा, श्रम की लागत घट जाएगी। रॉ मटेरियल, अब इनको देखा जाता है कि रॉ मटेरियल, श्रम, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखा जाता है किस सेक्टर से कितना प्रभावित हो रहा है। बात समझ आ रही है। जहां पे ये देखा है कम से कम नुकसान होगा, कम से कम लॉस होगा, वहां से उद्योग को क्या किया जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खर्चा ज्यादा होगा तो वहां पे किया जाएगा जहां परिवहन की सुविधाएं बेहतर हो। जहां पे ये देखा जाए कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल और श्रम दोनों का बाहुल्य, आपने देखा होगा ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा कि उद्योगों का संकेंद्रण, उद्योग एक जगह क्यों स्थापित हो रहे हैं, उसकी वहां की सुविधाएं क्या है, वहां की परिस्थितियां क्या है, वहां की स्थितियां क्या है, वो डिमांड क्या कर रही है, मांग क्या है, उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए कि वही उद्योग आप डेवलप करते हो, बनाते हो, तो क्या करते हो कि अधिक से अधिक हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले, तभी तो आप करोगे। और अगर मेरा उससे लॉस हो जाएगा तो ये नहीं करेंगे ना। तो जहां अधिक फायदा होगा उद्योग का संकेंद्रण क्या करोगे, आप उद्योग वहां स्थापित करने का प्रयास करोगे। तो यही सारी चीजें जो होती हैं आपको समझने की जरूरत है। और इसमें ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर का, बहुत नॉर्मल रूप में, बहुत सामान्य भाषा में आप इसको समझने का प्रयास करें और अपनी भाषा में इसे लिख दें। ऐसा नहीं कि किताब में इस भाषा में दिया गया तो उस बात, बस आपकी जो पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए और वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जब आप आंसर लिखने जाते हो तो आप किताब की भाषा या नोट्स की भाषा जो यहाँ लिखाए गए होते हैं वो भाषा आप लिख नहीं पाओगे। अपनी भाषा का प्रयोग वहां करते हो, जो आप रटे रटाए होंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप लिख ले जाओ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हो। बात समझ आ रही है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, समझने पे जोर देना है और उन बिंदु किसका मुझे चर्चा उस टॉपिक में करना है। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, आपके आधार ढांचा भी हो गया, आपके बजट पे भी सामान्य रूप से चर्चा कर ली गई
और आपके सेक्टर पे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। आप कहिए अगर इस सारी दिक्कतों हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे लिखाना को शुरू करें। समझ में आ गया? पीछे आप लोगों को आ गया? तुम लेट आ रही हो कहाँ से आए? लेट आने वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि आप इसके प्रति क्या है, समर्पित नहीं। आप 10 मिनट पहले आ गए। चलिए ठीक है, अगर बगल से सहयोग ले लीजिएगा, नहीं कोई कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकती है बाद में। चलिए लिखिए। लिखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है? ये आपका जो है पहला। अब इसमें देखिए, आपका बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन दोनों की बातें की गई हैं। फिर कह रहा है इसका महत्व। क्वेश्चन को जो मैंने ऊपर हेडिंग के रूप में आपको दिया उसको समझिएगा। क्या हमने किया है, क्या लिखाया है, पढ़िए। आप अपनी कॉपी पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखाया क्या है उस पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसका मतलब क्या है? इतनी देर अभी उसी पे हम चर्चा कर रहे थे, तो समझिए कि क्या हमने लिखाया। फिर मैंने इंपॉर्टेंस को भी दे दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछ रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, पूछ रहा है बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन, रिसोर्सेज क्या है, फिर कह रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, जोड़ दिया। तीनों को क्या कर दिया, एक जगह जोड़ दिया। जोड़ने का निहितार्थ कुछ होगा, जोड़ने कोई कारण होगा। आपके मन में तुरंत ये प्रश्न उठना चाहिए कि अगर जोड़ा गया तो कोई ना कोई महत्व होगा, कोई ना कोई कारण होगा। क्वेश्चन इसीलिए ऐसे फॉर्मेट में दिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे ये क्यों पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे को देखते हैं, पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधनों का उल्लेख करिए, उनका महत्व बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन किस रूप में, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है। फिर ऐसा भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों का महत्व स्थापित करिए। तीनों प्रश्न अलग है, अलग ही नहीं है कि एक ही है, लेकिन आंसर कहां से आएगा? आंसर कहां से आएगा? आपके इन्हीं बिंदुओं से आएगा जो मैं लिखाऊंगा। खींचना कहां से है? यहीं से खींचना है। एक ही आंसर से तीनों के आंसर को आप क्या करोगे? मैं इसलिए इन सारी चीजों को क्वेश्चन बोलता रहता हूं, हमेशा बोलता हूं। पिछली बार भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, और हमेशा बोलूंगा जहां जहां ऐसी संभावना क्वेश्चन की बनने की मुझे लगेगी कि ऐसा आयोग पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या हो कि आप तैयार रहे, वहां गुहाल में बैठने भी ये ना हो कि मेरा दिमाग का पैनल क्या हो गया है, गायब हो गया, नहीं समझ में आ रहा है।
कोई टेंशन नहीं, आप खुद उस समय याद आएगा सर ने बताया था ये चीजें, बस उसी को क्या कर देना है, लिख देना है। तो इसलिए इन चीजों पे जो ये प्रश्न और इन सारी चीजों पे मैं बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के जब आप हाल में बैठोगे उस समय काम आ सकता है। अगर ये चीजें स्लिप कर गई तो आंसर आपका गया, जानते हुए आंसर गया। तो इन चीजों पे गौर करिए, रटिए नहीं यहाँ की हम बहुत लिखा दिए उससे मतलब है, इस चीज को डेवलप करिए। मेरा उद्देश्य है कि आपके ब्रेन को इतना मैं एक्सपेंशन दे दूं कि क्वेश्चन आते ही आप तुरंत अपने फॉर्मेट बना करके आंसर लिख लो। मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन तो मैं क्या कर दूंगा भाई, पीडीएफ भी दे दूं लिख लो, फोटोकॉपी दे दूं लिख लो, लेकिन ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं दे सकते, नहीं हो सकता। तो इन चीजों पे यही होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर। तो एक डायग्राम से हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर लिखाते हैं। अर्थव्यवस्था में आपका ये आपने लिखा किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब हमें यहां पर क्या क्या लिखना है, परिवहन। अब परिवहन में क्या लिख रहे हैं, ये चीज हो गया आपका, है ना। अब आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, ऐसे 3 मार्क भी दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरा सेक्टर क्या होगा, ऊर्जा हो गया आपका। ये सारी चीज आप ले सकते हैं, नवीकरणीय या नवीकरणीय, है ना। फिर आप क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका। अब आपका हो जाएगा आईटी सेक्टर, संचार, है ना। संचार में आईटी आप लिख सकते हो, साथ मोबाइल है, इंटरनेट है ना, इंटरनेट है, ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। बात समझ आ रही है। फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारी चीजों को भी आप क्या कर सकते हो, इसमें दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप ये लोग जो है क्या कर लीजिए, बना लीजिए। इसे हाइडल या हाइड्रो दोनों लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, है ना, या हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, परिवहन, हवाई, वायु, ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके आधार पे आप इनको दिखा सकते हो। बना लिया। अब ऐसा नहीं कि आप इसको इसी फॉर्मेट में बनाए, आप ऊपर लिख करके इसको नीचे तीर मार के भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बेसिक ज्यादा लिखेगा, है ना।
अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं आ रही, परिवहन याद कर लो, ऊर्जा कर लो, स्वास्थ्य कर लो, संचार साधन कर लो, शिक्षा कर लो, सॉफ्टवेयर कर लो, है ना, मोबाइल कर लो, इंटरनेट कर लो, जोड़ दो बस, यही सब करना है। सॉफ्टवेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जोड़ दो, है ना। हो गया सबका। ये चीज अभी यहाँ इसको बनाने की जरूरत क्या थी, आपके मन में आना चाहिए, क्यों है? अभी इतनी देर तक मैंने बताया कि क्यों बनाना है, क्यों जरूरत है, आपको एक ही बताना चाहिए कि जरूरत क्यों है। कारण ये है कि हम इन्हीं सारे बिंदुओं के विषय में तो क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन में अपने यही तो लिखेंगे, इसी को बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे। तो इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं एग्जाम में, कुछ कॉपी चेक करने वाला हो कि पूरा क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े, केवल इतना ही पढ़ रहे, केवल ये डायग्राम जल्दी से उसने पढ़ लिया बस सरसरी निगाह से दे दिया, लड़के ने क्या कर दिया, बना दिया है, उसको समझ है। इसका मतलब अगर ये जानता है तो लिख भी लेगा, अगर ये बना लिया तो लिख भी लेगा, बस वो क्या करेगा, आपको मार्क्स देके आगे बढ़ता है। जरूरत इसीलिए है ना। तो मेन चीज क्या होता है कि ये चीज मुझे आना चाहिए, इन चीजों को मुझे समझना चाहिए कि हमारा प्रश्न क्या पूछा है, मुझे लिखना क्या है, और ये इसी चीज को हम फोकस भी कर रहे हैं कि इन्हीं चीजों को हमें, इसको जरूर याद करिए, पूरे आंसर को भूलिए, इसको याद करिए। मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछली बार भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इसको याद करिए, लाइनों को भूलिए। आप जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो परिवहन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सड़क क्षेत्र में सड़क के निर्माण होने से यातायात में सुगम हो गया, जिससे क्या है कि एक वस्तु दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में पहुंचने में आसानी हुई। इससे क्या होगा कि लागत कम हो जाएगी। लागत के रूप में जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ट्रक पहले 200 किलोमीटर चलते थे, अब 400 किलोमीटर चलेंगे, तो इसका परिवहन लागत क्या हो गया, घट गया। जो भाड़ा हमारा था 6000 लगता था, अब क्या हो गया 4000 लगने लगा। तो वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हो गई और जल्दी पहुंच गई। जो वस्तुएं एक स्थान पे रिजर्व होने पे खराब हो जाती थी, अब उन वस्तुओं का क्या हो गया, उपयोग हो गया। कहां रखने की जरूरत है भाई, किस किताब में लिखा मिलेगा? मैं तो याद नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, मैंने तो याद तो किया नहीं, मैं ऐसे देखा, मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे आप भी बोलेंगे, ऐसे आप भी लिखोगे, तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब जब आप समझ लोगे तो बोलना शुरू कर दोगे। तो चीजें इस आधार पे, आप इसको मान लीजिए कि 125 शब्द में लिखना है, पहले लिख लीजिए, हम बताते हैं 125 में कैसे लिखोगे। किसी भी क्षेत्र के, लिखिए, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइन चेंज करिए, नीचे आइए भैया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आबादी माने जनसंख्या। और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप यादव पढ़ रही ऐसे आप धीरे धीरे यादव पढ़ जाएगी, कोई साधना नहीं करता है। और आप भी ये रूप काफी मत करिए इस काफी के लिए मेरे पेपर में आप भी म्यूजिकल क्लासेस और फुल वीडियो महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़िए, अब इस क्षेत्र इस पे आ जाइए डायग्राम पे, परिवहन लिखिए। अब देखिए सामान्य चीजों में हमने क्या किया, जो लाइनें दो लाइनें आपको दिया है बहुत सामान्य चीजें हैं, कोई रटा रटाया नहीं है। महत्वपूर्ण योगदान किसके संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, आपने रेफरेंस दे दिया। मानव संसाधन भी, तो मानव क्या होता है, संसाधन रिसोर्सेज में आता है। स्किलफुल मानव, कुशल मानव है ना, स्किलफुल। अब स्किलफुल किसमें होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, बौद्धिक रूप से। स्किल का मतलब नहीं भाई, मान लीजिए कि आप शारीरिक रूप से स्किल है, कार्य कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं है, तो इन्वेंशन कहाँ से होगा, कुशलता कहाँ से आएगी। जब आपका ब्रेन ही नहीं काम कर पा रहा है, तो कुशलता आपके ब्रेन, जब आप शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तभी तो आपके देश की पावर आएगी। स्किल कैसे होंगे, इसीलिए क्या किया गया, कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई, किया गया ना। पिछले बार मैंने चर्चा भी किस पे किया था, दिखाया भी है। लिखिए परिवहन में, उत्तर प्रदेश में सड़कों, कमल का लगा के, सड़कों, रेलवे और हवाई परिवहन का व्यापक नेटवर्क है। सड़क, रेल, हवाई परिवहन का व्यापक नेटवर्क है। आगे नीचे लाइन चेंज करिएगा। यह देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी। जिससे माल और रसद के साथ रसद माने खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति, रसद के साथ व्यक्तियों की आवाजाही में, जैसे इंसान क्या हो रहा है, बस से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रेल से आ रहा है, हवाई जहाज से आ रहा है, क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रहा है। व्यक्तियों की आवाजाही में सुविधा होती है। जो चीज हमने बताया वही चीज लिखा भी रहे हैं। फिर लाइन चेंज करिए, नीचे आइए। अच्छा परिवहन ढांचा क्या करेगा, परिवहन लागत को कम करता है। अच्छा परिवहन ढांचा परिवहन लागत को कम करता है। और क्या करेगा, समय की बचत करेगा। व्यवसायों की दक्षता, मतलब दो व्यवसायों की दक्षता बढ़ाता है। कैसे बढ़ेगा, लागत कम हो जाएगी, वस्तुएं जल्दी पहुंचेगी, दक्षता बढ़ाता है। जो बदले में क्या देगा, जो बदले में है क्या देगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आपने जो लिखा है इसमें समझ रहे हो सर सारी चीजें। अब देखिए, जब परिवहन का आवागमन की
अब आप ये देखिए कि जब तक आपकी ये चतुर्भुज सड़क योजना नहीं थी तब तक परिवहन लागत में क्या होता था, समय लगता। सड़कें क्या थी, अच्छी गुणवत्ता की उतनी नहीं थी। तो जो अच्छी गुणवत्ता की नहीं थी तो गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, कम होगी। गाड़ियों की स्पीड कम होगी तो समय क्या होगा, तेल क्या होगा, गाड़ियों का मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा। अब इससे क्या हो गया कि अगर अच्छी तरह से ये सड़क बन गई तो परिवहन लागत क्या हो गया, घट गया। लोगों का आवागमन का समय क्या हो गया, बच गया। और अगर ये चीजें जल्दी पहुंच जाएंगी तो विकास उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज जो है 2 महीने पहुंचती थी अब वो 10 दिन में पहुंच गई, तो 2 महीने के स्थान पे अब 10 दिन में पहुंच गई तो 50 डेज का क्या हुआ, आपको बचत हुआ। तो 50 डेज का जो बचत हुआ तो आपकी आर्थिक लागत क्या हो गई, कम हो गई। और वो जो काम होना है जो हमें 2 महीने 60 दिन बाद मिलते हैं वो काम मैंने 10 दिन बाद शुरू कर दिया। तो पता चला वो 50 डेज में उससे हमने क्या कर लिया, कुछ अर्न कर लिया, कुछ कमा लिया। और जो वस्तुएं एक स्थान पे उत्पादित होकर के नहीं पहुंच पाती थी दूसरे स्थान पे खराब हो जाती थी, अब उसका क्या होगा, नुकसान भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो ये हमारी जो परिवहन व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, बेहतर होगी, तो इससे बहुत सारी चीजों में क्या होगा, फायदा होगा। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। ये क्या करेंगे, हमारे आर्थिक विकास की गति को बढ़ा देगी। क्या करेंगे, अगर वो चीजें हमारे पास जल्दी पहुंच जाएगी तो उन सुविधाओं का हम क्या कर पाएंगे, उपयोग भी कर पाएंगे। और क्या होगी, जब वस्तुएं जाते पहुंच लेंगी तो उसकी लागत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी तक हमारी पर्चेज जो वस्तुएं में खरीदने में 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे अब मुझे 35 में मिल रही है, तो हमारी भी बचत हो गई और समय पे वस्तुएं भी पहुंच गई और वो वस्तुएं जो खराब हो रही थी उसका भी क्या हो गया, उपयोग हो गया। तो कई रुपए फायदा हुआ ना। बस इन्हीं सारी चीजों को अपनी भाषा में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा यही अपनी भाषा में इन्हीं को कम से कम शब्दों में लिख दे, आपका आंसर हो गया। तो इन चीजों को हमें समझते हुए चीजों को क्या करना है, लिखना है और समझना है। आपको मैं इतना परिपक्व बना दूंगा अगर आप लोग ठीक ठाक से करते रहे क्लास और समझने का हमारे साथ चलते रहे तो आप बेहतर से बेहतर फार्म में आप करोगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यहाँ बता रहे हैं आप कहीं अलग किसी और दुनिया में घूम रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ रहिए तो यहाँ कंसंट्रेट रहिए और यहाँ टॉपिक पे, और जो चीजें ना आवे उसे आप पूछिए। आगे लिखिए, विद्युत ऊर्जा। उत्तर प्रदेश में थर्मल कामा लगाना है। मुझे ये सब ना बताना पड़े कहाँ कामा लगाना है, कहाँ, ये सारी चीज आपको खुद समझ होनी चाहिए क्योंकि आप कक्षा 2-3 के बच्चे नहीं हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल देता हूं कि मैं देखता हूं बहुत सारी कॉपियों में कामा नहीं लगे होते। कैसे लिखना है मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कवियां मैं ऐसे टहलते हुए देख रहा हूँ कि आप सही फॉर्मेट में आंसर नहीं लिख पा रहे हो लिखाने के बावजूद, और यही चीज वहां जाएगी तो वहां भी आपके मार्क्स क्या मिलेंगे। इसलिए इसका ध्यान रखिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कामा हुआ, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि जिससे आप समझ जाए। लाइनें क्यों मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, नीचे आ जाओ, क्योंकि एक समय बाद आप खुद कर लोगे, 2-4-5 दिन बाद आप खुद कर लोगे, लेकिन ये आपकी आदत में डालना है। थर्मल, हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता है। विद्युत उत्पादन क्षमता है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए, लाइन छोड़िए, जहां सेंटेंस चेंज हो तुरंत लाइन छोड़िए। औद्योगिक इसका मतलब कि सेक्टर अलग हो गया। अभी तक कहां चल रहे थे, विद्युत, तो औद्योगिक पे आ गए, इसका मतलब लाइन चेंज। समझने का प्रयास करिए। मैं केवल इसलिए आपकी ब्रेन पे जोर दे रहा हूं कि आप समझें। कैसे समझेंगे,
जब हम टोकेंगे, बताएंगे कि जांच ये संकेत वहां आप अवेयर रहें। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विश्वसनीय और सस्ती विद्युत तक पहुंच आवश्यक। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे हम आम जन उन चीजों को क्या कर सके, परचेज कर सके, खरीद सके। अगर ये चीजें महंगी हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो ये वस्तुएं क्या हो जाएगी, कम से कम लोगों के हाथों में पहुंच, सस्ती होकर इफिशियंसी हो, कम से कम मिल चीजें को सुविधाएं क्या हो, लोगों के हाथों तक, लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सके, पहुंच सके। और जब उसकी कास्ट ज्यादा होगी तो कम लोगों के पास सेवाएं, तो हमें क्या करना है, इस ऐसी व्यवस्था करनी है, इस प्रकार की सुविधाओं का विकास करना है कि जिससे लागत भी कम हो और लोगों को अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। जब अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा तभी तो विकास में वो योगदान दे पाएंगे, और नहीं जब 10 लोगों में पूंजी का संकेंद्रण होगा तो 90% कहाँ जाएंगे, तो उसका विकास होगा नहीं होगा। तो भारत और इंडिया का जो डिवाइडेशन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा, भारत और इंडिया किसे कहते हैं, इंडिया किसे कहते हैं, भारत। अब मैं यहाँ को नहीं फिर डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं मैं डिस्कस फिर इस बिंदु पे भी कर देता कि इंडिया क्या है, भारत क्या है ना। आगे लिखिए। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति, चेंज करिएगा, विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति, निवेश को आकर्षित, इन्वेस्टमेंट प्लान, निवेश जानते हो ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है भाई, यहाँ निवेश आकर्षित करता है, जो शब्द में लिखा है कि विद्युत का बेहतर अगर सुविधाएं होगी तो निवेश को क्या करेगा, क्यों करेगा, कम लागत पे क्या होगा, उसको बिजली मिलेगी, और कम लागत पे अगर उसको बिजली मिलेगी तो अपनी वस्तुओं को क्या करेगा, रॉ मटेरियल को क्या करेगा, वस्तु में परिवर्तित करेगा, और वो क्या करेगा, फिर सेल करेगा। तो जब लागत कम होगी तो क्या होगा, मार्केट में वस्तुएं ज्यादा तेजी से सेल होंगी, और अगर वस्तुएं का प्रोडक्शन आपका ज्यादा होगा, तो दूसरे देश में वस्तुएं सस्ती आ रही हैं, तो हमारे देश में हमारे देश की वस्तुएं नहीं बिक पाएंगी और दूसरे देश की वस्तुएं बिक जाएंगी। बात समझ आ रही है? चाइना झालर क्यों ज्यादा बिक जा रही है, सस्ती है। मोबाइल क्यों बिक जा रहे हैं, 4000 के मोबाइल भी क्या स्मार्टफोन मिल रहा है, ना? तो अधिक लोगों के हाथों में पहुंचा दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी ऐसी है, वही फीचर, उसी से मिलते जुलते फीचर में क्या कर दे रहा है, लोगों के हाथों में पहुंचा दे रहा है। तो अगर पहुंचा देगा, तो अगर हमारी 10,000 की लागत आ रही है, उसकी 4,000 की, तो 4,000 लोगों को लगाना क्या होगा, आसान होगा। तो अधिक लोग किसको खरीद लेंगे। देखिए बहुत एग्जाम्पल, बहुत साधारण रूप में आप समझिए, आसान सी भाषा में समझिए, और इसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख रहे हैं, अपने अगल बगल भी देख रहे हैं कि अरे रियलमी ले लो, है ना, फोन में बहुत सारी चाइना के प्रोडक्ट है, रियलमी ले लो, अरे सैमसंग महंगा आ रहा है भाई। ये तो मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी जो है आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों को, खिलौने हैं, देखिए कितने मार्केट में आ रहे हैं, तो इन चीजों की जब अगर लागत कम होगी, हम उसके प्रतिस्पर्धी रूप में क्या होता है, उद्योग स्थापित होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, और वो क्या कर रही है, प्रतिस्पर्धा को क्या कर दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत कुछ अंतर लाएंगी इस पे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और के विकास की गति में। आगे लिखिए। हाँ कराएंगे, लिखाएंगे।
विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति, ये कह रही हो ना, विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति निवेश को आकर्षित कर सकती है, लिख लिया है। औद्योगिक विकास कमा लगाइएगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, बढ़ावा दे सकती है, और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। देखिए इसमें क्या क्या तीन चीज जुड़े हैं भाई। अगर निवेश आएगा, बाहर की पूंजी आएगी, बाहर से धन आएगा, लिख लीजिए तो बताते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ा, अब देखिए जो यहां मैंने लिखा है, समझ में आ रही बात? समझ आ रही है? इन्हीं चीजों पे हमें ध्यान देना है। आप बताइए इस रूप में अगर आप समझे रहोगे तो आपको याद करने की जरूरत है? याद करने की जरूरत तो है नहीं। आप केवल यही बात देखिए, यही से क्या करिए, खींच लीजिए। अब देखिए अगर निवेश का मतलब धन के रूप में कहां से आएगा? माने विदेश से आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां कहां स्थापित हो रही? हमारे देश में स्थापित हो रही। तो इससे अब आप कहोगे कि हमें क्या लाभ, जिसे एफडीआई कहते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इकोनॉमी में पढ़ा होगा, है ना? आईपीओ पढ़ा होगा, पढ़ा ना? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, पीआईओ। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों को क्या है, अब हम कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश ज्यादा लाभप्रद है या एफडीआई निवेश ज्यादा लाभप्रद है? आप किसको प्रेफर करोगे? क्यों? टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आता। देखिए आप केवल एक पॉइंट से आप अपने आंसर को या चीजों को डिफाइन नहीं कर पाओगे। भाई उसमें भी तो आता है, हम कह रहे पोर्टफोलियो भी आता है। अब बताइए वो डिफरेंट कहाँ है? आप देखिए कारण क्या है कि पोर्टफोलियो एफडीआई में क्या होता है कि यहाँ वो पूरी चीजों को डेवलप करेगा। पोर्टफोलियो का मतलब वो कुछ अंश में, प्रतिशत में भाग लेगा। 10% ले सकता है, 20% ले सकता है, 25% ले सकता है। समझने को प्रयास करिए। देखिए याद करने नहीं, केवल उसकी टूल को पकड़िए। चीजें कुछ भी आवश्यकता वाली है, टूल को पकड़िए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अंतर किधर हो गया ना, वो क्या करेगा? प्रतिशत में करेगा, और ये क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से सीधे उसमें भागीदार होगा, सीधे काम करेगा। कहाँ? हमारी धरती पे, हमारे देश में। अब हमारे यहाँ आएगा, क्या करेगा? जमीन, लैंड परचेज करेगा। तो जमीन वाले में क्या होगा? पैसा मिलेगा। देखिए सामान्य भाषा में समझे, कितने सेक्टर को प्रभावित कर देगा? जमीन वाले को लाभ मिला। फिर क्या होगा? लेबर की जरूरत होगी, मिस्त्री की जरूरत होगी, लेबर को फायदा होगा, मिस्त्री को फायदा होगा, ईंट वाले को फायदा होगा, सीमेंट वाले को फायदा होगा, मोरम वाले को फायदा होगा, गिट्टी और सरिया वाले को फायदा होगा। कितने क्षेत्रों को प्रभावित किया? कहाँ सबको? और कौन से करेगा? कहाँ के लोग लाभान्वित होंगे? भारत के। कौन लोग होंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत कहां से लेगा? यहां से लेगा। रॉ मटेरियल कहां से लेगा? भारत से लेगा। पैसा कहां जाएगा? कितने क्षेत्रों को करेगा? देखिए फिर क्या होगा? परिवहन को करेगा, कनेक्टिविटी को जोड़ेगा, क्योंकि बिना परिवहन की चीजें कैसे पहुंचेगी? ये रटा नहीं आता, यही से आपके निकलेगा। देखिए कितने क्षेत्रों को। फिर क्या होगा कि यहां वो धन लगा रहा है, और जो कंपनी में वर्कर होंगे मैक्सिमम कहां के होंगे? हमारे देश में। तो रोजगार किसको मिला? किसको मिला? हमारे यहां मिला ना। तो किस अधिक लाभ कौन दे रहा है? एफडीआई दे रहा है या पोर्टफोलियो दे रहा है? बोलिए। इकोनॉमी में बताया था कि नहीं सब ऐसा? तो कहने का मतलब कि अब देखिए मैं बता रहा हूं, भूलोगे नहीं आप। तो इन चीजों को, इस रूप में चीजों को आप अगर समझने का प्रयास करोगे
कभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं दिक्कत करेगा। कहीं भी रहोगे, कोई पूछ रहा है समझाओ ऐसे यार, बताओ, कह दो नहीं ऐसे होता है, ये देखो, प्रत्यक्ष रूप से उसको ऐसी चीजें बताओ कि वो दोबारा प्रश्न न करे, क्योंकि वो सामने उसकी वो देख रहा है। अपनी सामाजिक, अपनी व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल दो, और ये एग्जाम्पल आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम्पल आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और आपके आंसर को क्या कर रहा है, पूरा भी कर रहा है। एग्जामिनर इस चीज को समझ जाएगा कि लड़का अच्छी तरह से समझदार है, तभी हमारे व्यवहारिक जीवन को उठा के एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिट कर रहा है। और इस रूप में जिस दिन आंसर लिखना सीख गए, चयन मान लो कि लगभग आप करते हैं। हर पेपर में अगर आप, ये नहीं कि मैं एमपी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता तो हिस्ट्री में भी आपको ऐसे बताता, पोलिटी पढ़ाता पोलिटी भी बताता, इकोनॉमिक्स पढ़ाता उसमें भी बताता। ऐसा नहीं कि केवल इसी चीज में बता रहा हूँ। बस समझ में आगे, यहाँ तक लिखा है आगे। कहां तक लिखा आपने, अवसर पैदा करता है ना। Yes, sir. अब जल, जल मतलब वाटर। उत्तर प्रदेश नदियों और नदियों नहरों नहरों और भूजल के रूप में प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से समृद्ध है। नीचे लिखिएगा फिर, कृषि के लिए जल संसाधनों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण भाग का प्राथमिक व्यवसाय है। अब ये तो बात समझी गए होंगे कि अधिक से अधिक जनसंख्या किस पे आश्रित है, है ना, प्राइमरी सेक्टर पे। अब नीचे लिखिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा। लिखिए, उत्तर प्रदेश में एक सुस्थापित औद्योगिक आधार है। विशेष रूप से कपड़ा, रसायन और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में यह स्थापित है। नीचे लाइन चेंज करिए। राज्य सरकार ने उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। जैसे अभी हमने बताया था राज्य सुरक्षा, अभी मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों से कि कानूनी व्यवस्था क्या हो, सुदृढ़ होनी चाहिए।
नहीं पता चला, कोई कह रहा नहीं मुझे टैक्स दो, वसूलने लगे, है ना। तो ये चीजें जो है सुरक्षा व्यवस्था, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कामा लगा के फिर टैक्स इंसेटिव, जो कर लगता है, टैक्स इंसेटिव और भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, नीचे एक लाइन लिखिए, चेंज करिए, उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए भूमि, भूमि विद्युत, भूमि विद्युत, पानी और कुशल श्रम की, और कुशल श्रम की, कुशल श्रम की उपलब्धता आवश्यक है। कुशल श्रम की उपलब्धता आवश्यक है। ये तो आपके उद्योगों के विषय में हो गया, बुनियादी ढांचे के विषय में हो गया। कुछ और छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? ध्यान दीजिए, एक सेक्टर में आपको छूट रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्यटन, टूरिज्म आता है। क्योंकि टूरिज्म क्या है, इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है? पिछले साल भी विश्व में रिपोर्ट किया था, आयात है कि निर्यात है? निर्यात है। आपका आंसर सही है, निर्यात। क्योंकि विदेशी पूंजी को क्या कर रहा है, जो आ रहे हैं पर्यटक क्या कर रहे हैं, अपना धन कहाँ दे रहे हैं, भारत। वस्तुएं निर्यात करते हो तो क्या मिलती है, मुद्रा मिलती है। और पर्यटक जो विदेशी आते हैं क्या करते हैं, कहाँ देते हैं, हमारे भारत में देते हैं। तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। ये आपके आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लिखिए आगे। आप थोड़ा ये पूरा कर ले तो उसके बाद 10 मिनट आपको ब्रेक देंगे, तो अगली क्लास इसके बाद करेंगे। लेकिन टाइम आपका हो गया है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ही ऐसा था कि इस पे जो है थोड़ा परिचर्चा करना जरूरी था, क्योंकि बेसिक टॉपिक था। तो स्टार्टिंग थोड़ा ठीक होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ा। लिखिए पर्यटन, उत्तर प्रदेश, ताजमहल, ताजमहल आगरा में, ये जान ही रहे हो सभी लोग। ताजमहल ब्रैकेट में आगरा ले सकते हो, वाराणसी और लखनऊ जैसे कई लोकप्रिय पर्यटन, वाराणसी और लखनऊ जैसे कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है। नीचे राज्य सरकार पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट, राज्य सरकार पर्यटन सर्किट, धार्मिक सर्किट, कामा लगा के धार्मिक सर्किट और इको सर्किट, और इको सर्किट जैसी महत्वपूर्ण पहलों को
महत्वपूर्ण पहलुओं को पर्यटन उद्योग का आधार विस्तृत करने के लिए चला रही है राज्य सरकार पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है अब अगर बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जरा समझने का प्रयास करिएगा आप। बुनियादी ढांचे का विकास होगा, वहां का वातावरण, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, तो पर्यटक क्या होंगे? तो जब पर्यटक आकर्षित होंगे तो वहां के लिए क्या क्या चीजें बढ़ेगी? व्यापार, पर्यटकों के रहने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, परिवहन। तो कहने का मतलब कई क्षेत्रों को क्या करेंगे? लाभान्वित आएंगे। तो उनको टैक्सी चाहिए ना कहीं जाने के लिए, खाने के लिए वस्तुएं चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन क्षेत्रों को क्या हुआ? रोजगार नहीं बढ़ा। और रहने के लिए क्या चाहिए? होटल चाहिए, कमरा चाहिए। तो उनकी क्या हुई? आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो कहने का मतलब कि क्या करेगा? अगर वहाँ का वातावरण, वहाँ की सारी चीजें अच्छी होंगी, बुनियादी सुविधाएं होंगी, तो पर्यटन क्या होगा? लोगों को अपनी तरफ क्या करेंगे? सैलानियों को, पर्यटकों को पर्यटन उद्योग रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है, और साथ में राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकता है। आय होगी तो राजस्व बढ़ेगा ना, रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। राजस्व उत्पन्न कर सकता है मतलब जब पर्यटन होगा तो क्या होगा? पैसा आएगा, टैक्स आएगा, तो राजस्व क्या होगा? बढ़ेगा। अब कंक्लूड करते हैं, लिख लीजिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विद्युत, परिवहन और पानी या जल, कुछ भी नहीं, पानी या जल जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार तथा औद्योगिक और पर्यटन संबंधी चुनौतियों, औद्योगिक और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर पानी जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार तथा औद्योगिक और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर राज्य सरकार का ध्यान
राज्य सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप कहते हो पर कैपिटा इनकम, राज्य की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये मदद कर सकता है।